दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख नदियों को। तो भारत की प्रमुख नदियों के समूहों को हम लोग 4 वर्गों में विभाजित किए थे। 4 वर्गों में पहले था हमारा हिमालयी नदी, दूसरा था प्रायद्वीपीय नदी और तीसरा था तटीय नदी और चौथा था अंतःस्थलीय नदी। इसमें से हम हिमालय का 3 पार्ट किए थे। हिमालय से निकलने वाली नदियों का 3 पार्ट किए थे। एक किए थे सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें से हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हमको गंगा नदी तंत्र देखना है। तो आज की क्लास में हम लोग गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं गंगा नदी तंत्र, देखते हैं गंगा की कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है। उसके बाद गंगा की सहायक नदियाँ कितनी हैं, कौन नदी दाहिने तरफ से आकर मिल रही है गंगा में और कौन बाएं तरफ से, यानी कौन उत्तर दिशा से आकर गंगा की सहायक बन रही हैं और कौन दक्षिण की तरफ से आकर गंगा नदी में अपना पानी विसर्जित कर रही हैं। तो गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। सबसे पहली बात तो गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं। गंगा नदी 2 नदियों के जलधारा के मिलने के बाद गंगा नदी बनती है। देखिए 2 नदी, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है। इधर वाली नदी आपकी निकली गंगोत्री गोमुख से, गंगोत्री यानी गोमुख, गंगोत्री गोमुख से निकली, गंगोत्री कह लीजिए या गोमुख हिमनद कह लीजिए। और इधर वाली जो आ रही है ये निकली है आपकी माना दर्रा, नहीं ये माना दर्रा के निकट गंगोत्री से निकली है। ये वाला तो आपका संतोपथ ग्लेशियर से निकले हैं, संतोपथ ग्लेशियर से। ये वाला माना दर्रा के पास गोमुख से निकली है, ये संतोपथ ग्लेशियर से निकली है। अब इसका नाम अगर बोले तो संतोपथ से निकलने वाली नदी का नाम अलकनंदा है, अलकनंदा। और जो यहाँ गंगोत्री से निकल रही है इसका नाम है भागीरथी। जो गंगोत्री से निकलती है गंगा नहीं, इसका नाम भागीरथी है। उत्तराखंड तक, उत्तराखंड में इसको भागीरथी के नाम से पुकारा जाता है। अब ये भागीरथी और ये अलकनंदा जब आकर मिलती हैं तो यहाँ एक प्रयाग बनता है, प्रयाग बनता है। देखिए फिर से यहाँ बता दे रहे हैं, इधर से एक नदी आई भागीरथी, इधर से एक नदी आई अलकनंदा, दोनों का संगम हुआ, संगम पे बना प्रयाग एक, जिसका नाम है देवप्रयाग। ये आपका उत्तराखंड में ही हो गया था, ये संगम उत्तराखंड में ही होता है। तो यहाँ से ये देवप्रयाग से जब आगे बढ़ेंगी तब इसी का नाम गंगा हो जाएगा, इसी को गंगा कहते हैं। तो गंगा नदी कहीं से सीधा डायरेक्ट नहीं निकली हैं। गंगा नदी 2 नदियों के मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण हुआ है। तो अब देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ कितनी हैं। अब यहाँ से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। अब गंगा नदी को अगर देखेंगे तो गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनी है। तो ये बीच वाली धारा आपकी गंगा नदी का है, ये बीच वाली धारा, ये जो टेढ़ी मेढ़ी धारा जा रही है ये आपकी गंगा नदी की है। गंगा नदी की बात अगर करें तो इसकी कुल लंबाई, सबसे पहले गंगा नदी की कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह 6 राज्यों से होकर बहती है। 6 नहीं 5, सॉरी, भारत के 5 राज्यों से होकर बहती हैं। 5 राज्यों में देखिए पहला तो है उत्तराखंड, 5 राज्यों में पहला उत्तराखंड है और दूसरा है उत्तराखंड से के पास है उत्तर प्रदेश और तीसरा है बिहार, चौथा है आपका बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद 5वां है आपका पश्चिम बंगाल। तो इन 5
राज्यों से होकर गंगा नदी बहती हैं। अब पश्चिम बंगाल सबसे कम ये झारखंड में बहती हैं। झारखंड में गंगा नदी की लंबाई सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है। गंगा नदी झारखंड में सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी तक बहती है बस। और गंगा नदी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में कितना बहती हैं? उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर ये 1000 किलोमीटर बहती हैं। 2500 में से 1000 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में बहती हैं। और यहीं उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बिहार में जब उत्तर प्रदेश की सीमा और बिहार की सीमा जहाँ लगती है वहाँ 110 किलोमीटर अपना योगदान देती हैं। 110 किलोमीटर। फिर बिहार में एंट्री करती है। बिहार में ये 405 किलोमीटर बहती हैं। 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर 110 किलोमीटर। फिर बिहार में जब एंट्री मारी बिहार में तो मैदानी क्षेत्र में बिहार के तो 405 किलोमीटर। आगे बढ़ने के बाद झारखंड में ये 40 किलोमीटर बहती हैं। झारखंड में ये 40 किलोमीटर बहती हैं। और वहीं उसके आगे बढ़ती हैं जब पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 520 किलोमीटर 520 किलोमीटर बहती हैं। 520 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर मतलब इसकी दूरी की बात करें तो 520 किलोमीटर की दूरी तक पश्चिम बंगाल में बहती हैं। उसके बाद गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती हैं। एक चली जाती है आपकी पश्चिम बंगाल की तरफ, इधर से गंगा नदी आ रही थी। अब जब पश्चिम बंगाल में पहुंची तो दो धाराओं में बढ़ गई। एक इधर चली आई जो बांग्लादेश में पहुंच गई, बांग्लादेश में। और एक आ गई इधर पश्चिम बंगाल की तरफ, और ये इसका नाम हो गया हुगली। ये पश्चिम बंगाल वाली नदी को हुगली के नाम से जाना गया। और जो बांग्लादेश में गई उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ेंगी तो उधर से आएगी ब्रह्मपुत्र और गंगा की जब जलधारा मिलेंगी यहीं पर होगा संगम, और इसी को कहा जाएगा मेघना। तो यहाँ अभी जब एंट्री मारती हैं बांग्लादेश में तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये जो पश्चिम बंगाल वाली जलधारा है इसको हुगली के नाम से जाना जाता है। अब उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि ये इसकी सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियाँ कितनी हैं? तो गंगा की सहायक नदियों में बात करें तो सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना यहाँ से निकली है। गंगोत्री गलत है। उत्तरकाशी जिला गंगोत्री से तो भागीरथी निकली है। यहाँ होगा यमुनोत्री। ये यमुनोत्री हिमनद है जहाँ से यमुना नदी निकल रही है। भागीरथी के पास में ही है यमुनोत्री से यमुना नदी निकल रही है। अब देखिए यमुनोत्री, ये यमुना नदी है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकली है। ये देखिए यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यमुना नदी, ये यमुना नदी है। अब यमुना नदी की भी अपनी सहायक नदियां हैं जिसका जल लेकर यमुना नदी आगे बढ़ती है। और उसके जल के साथ साथ ये अपना भी जल गंगा नदी में छोड़ देती हैं, यानी गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। और ये सब की सब नदियाँ किधर से आ रही हैं तो दक्षिण दिशा से। अगर ये गंगा की बात करें तो गंगा की दक्षिण दिशा से आ रही हैं। और साइड की बात करें तो ये राइट साइड से आकर मिल रही हैं, यानी दाहिने साइड से आकर मिल रही हैं। गंगा नदी इस तरह से बहती है तो गंगा नदी के दाहिने से आकर यमुना नदी मिल रही है। अब यमुना नदी के दाहिने से आकर चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सब नदियाँ
यमुना नदी के दाहिने से आकर मिल रही हैं। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना के बाद टोंस है, उसके बाद सोन है, और ये देखिए हुगली तो इसी की जलधारा है। हुगली गंगा की ही जलधारा है। आगे बढ़ गई है तो पद्मा, ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में पद्मा, और पश्चिम बंगाल में हुगली। और ऊपर से यानी उत्तर साइड से देखिए रामगंगा है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इधर से रामगंगा निकल रही है, इधर से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो अब हम एक एक करके इन सब को पढ़ते हैं, सहायक नदियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यमुना नदी को। देखते हैं सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। तो सबसे पहले हम इधर दक्षिण की दिशा से ही शुरुआत करते हैं और पढ़ लेते हैं यमुना नदी को। तो यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी की कुल लंबाई की बात करें तो लगभग इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर है यमुना नदी की कुल लंबाई, 1376 किलोमीटर है। और यमुना नदी देखिए ये गंगा में आकर किस दिशा से मिल रही हैं, तो पश्चिम साइड से आकर मिल रही हैं। पश्चिम दिशा से निकलती हैं, गंगा के पश्चिम दिशा से निकलती हैं, जो कि पश्चिमी सहायक नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस नदी का जो मुहाना है जहाँ से निकलती हैं, ये यहाँ यमुनोत्री हिमनद है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती हैं, जो बंदरपूंछ में स्थित है। बंदरपूंछ पहाड़ी थी, तो जो बंदरपूंछ की पहाड़ियों पर स्थित है। बंदरपूंछ की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 6316 मीटर, 6316 मीटर के लगभग है। और यह पश्चिमी ढाल पर अवस्थित है। बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर आपकी यमुनोत्री हिमनद स्थित है, वहीं से आपकी यमुना नदी निकल रही हैं। और यमुना नदी जब वहाँ से निकलती हैं तो यहीं पर मिलेगा मसूरी श्रेणी। यहीं पर उसी के नीचे जब वो पश्चिमी ढाल से बहती हैं और उसी के नीचे आपको मिल जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि ये सब उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड का मसूरी मिल जाएगा। उत्तराखंड का मसूरी श्रेणी जो उत्तराखंड में स्थित है, मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी के पीछे ही इसमें टोंस नदी आकर मिल जाती है। मसूरी श्रेणी के पीछे ही आकर इसमें टोंस नदी मिल जाती है। इस यमुना में एक यमुना की सहायक नदी है टोंस, तो आकर टोंस नदी इसमें मिल जाती है। मसूरी श्रेणी से जब यह नीचे उतरती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो ये एक चौड़े वक्र के रूप में मुड़ जाती हैं। गंगा नदी चौड़े वक्र के रूप में मुड़ती है। देखिए वक्र के रूप में मुड़ जाते हैं। वक्र के रूप में मुड़कर ये बहना शुरू करती है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच, ये देखिए इधर हरियाणा था, इधर उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच एक सीमा रेखा का निर्माण कर देंगे। सीमा का निर्माण करते हुए आगे ये यहीं पर दिल्ली है, तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, इन सब जगहों से होकर गुजरती हुई जब आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ने के बाद जाकर दक्षिण पूर्व की ओर इलाहाबाद में ये किससे मिल जाती है यमुना नदी, तो गंगा नदी में। ये इलाहाबाद के यानी प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। यहीं पर संगम बनता है, प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये तो था आपका यमुना नदी। अब यमुना नदी की सहायक नदियों को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले गंगा की सहायक नदी पढ़ लेते हैं। तो गंगा की सहायक नदी में ये यमुना नदी खत्म। अब दूसरी नदी है ये टोंस नदी। वो यमुना की सहायक नदी नहीं, ये गंगा की सहायक नदी टोंस नदी। तो गंगा की सहायक नदी टोंस की बात करें
टोंस की बात करें तो टोंस नदी को, टोंस जो सहायक नदी है गंगा की, टोंस नदी को तमसा के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है जिसको तमसा कहा जाता है, तमसा को ही टोंस नदी कहा जाता है। और टोंस नदी की लंबाई की बात करें तो ये 150 किलोमीटर लंबी नदी है। 150 किलोमीटर, सहायक नदियों को छोड़कर 150 किलोमीटर लंबी नदी है। और ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो इसका उद्गम स्थल उत्तरकाशी के बंदरपूछ, जहाँ से ये यमुना नदी निकल रही है, यमुनोत्री से, यहाँ यमुनोत्री से यमुना नदी निकल रही है, यहीं से बंदरपूछ से इसका भी उद्गम स्थल है जो ये टोंस नदी है। और टोंस नदी किन किन राज्यों में बहती है तो टोंस नदी उत्तर प्रदेश, सबसे पहले तो उत्तराखंड, उसके बाद उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में बहती है। और ये टोंस नदी दो नदियों के समूह से बनी है, एक कर्मनासा एक रूपनी। इधर से कर्मनासा नदी आ रही थी, कर्मनासा, और इधर से रूपनी, रूपनी नदी आ रही थी, और दोनों जहाँ मिल गई वहीं से बन गई टोंस नदी। जिस तरह से गंगा नदी बनी थी उसी तरह से टोंस नदी भी बनी है, वहीं से बन गई टोंस नदी। अब टोंस नदी की बात करें तो यह उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड में इसकी बात करें तो उत्तराखंड की सबसे छोटी नदी है। और ये हर की दून से निकलती है, जहाँ से मतलब ये निकलती तो है उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ हिमनद से। और ये बहती कहाँ है तो हर के दून में, हर के दून में, उत्तराखंड के हर के दून में बहते हुए 56 किलोमीटर देहरादून में बहती है। 56 किलोमीटर देहरादून में बहने के बाद ये एक जगह पड़ेगा वहीं कालसी, कालसी नामक स्थान पर जाकर ये गंगा में मिल जाती है। ये टोंस नदी इधर ही मिलेगी गंगा में, प्रयागराज के बाद ये गंगा में जाकर मिल जाती है। टोंस नदी कालसी नामक स्थान पर गंगा में जाकर मिल जाती है। देहरादून से आगे बढ़ेगी 56 किलोमीटर और आगे बहेगी, उसके बाद कालसी नामक स्थान मिलेगा, वहीं पर जाकर गंगा से मिल जाती है। और इसी में राफ्टिंग भी होती है, इस नदी में राफ्टिंग भी होती है। यहाँ मोरी से सेलियूनी, मोरी से अगर बात की करें तो त्यूनी, मोरी से त्यूनी तक इसमें राफ्टिंग किया जाता है। नदियों में राफ्टिंग होती है तो इसमें भी राफ्टिंग किया जाता है। मोरी से त्यूनी तक, मोरी से त्यूनी तक इस नदी में राफ्टिंग किया जाता है। तो ये था आपका टोंस नदी। अब आगे देख लेते हैं टोंस या तमसा नदी, आगे देख लेते हैं सोन नदी। ये वाला क्लियर हो गया, अब सोन नदी की बारी है। हम यमुना पढ़ लिए, टोंस पढ़ लिए, अब सोन नदी। तो सोन नदी की बात करें, यह गंगा के दक्षिणी तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए सबसे बड़ी सहायक नदी तो सब हैं, ये भी एक बड़ी सहायक नदी है जो दक्षिणी तट पर आकर मिल रही है, गंगा के दक्षिणी तट पर मिल रही है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर ये लंबी है, 780 से 84 किलोमीटर तक ये लंबी है। और अमरकंटक के पठार से निकलती है, अमरकंटक के पठार। तो सोन नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक, कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक। ये अमरकंटक कहाँ है तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। और यह नदी जो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, पठार से निकलती है, ये नर्मदा नदी के एकदम नज़दीक है। यहीं से नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है, तो नर्मदा नदी के एकदम नज़दीक है, ज़्यादा दूर पर नहीं है। और यह नदी पठार के जलप्रपात बनाती है, जैसे पठार से ऊपर से यह नदी ऊपर से गिर रही है तो जलप्रपात बनाते हुए गिरती है, और बहुत लंबा जलप्रपात बनाती है। इसकी धारा को उत्तर पूर्व में
इसकी धारा जो यहाँ से आ रही है, जलप्रपात बना रही है, जलप्रपातों का एक क्रम बनाती है, मतलब बहुत लंबा क्रम बना लेती है जलप्रपात का। और यहाँ से और जब इसकी जलधारा आगे बढ़ती है, कैमूर श्रेणी में जाकर मिलती है। यहीं से इसकी जलधारा जब आगे बढ़ती है तो कैमूर श्रेणी में जाकर इसकी जलधारा मिलती है, जो इसकी जलधारा को उत्तर पूर्व की तरफ मोड़ देता है। यहाँ से देखिए, जब ये सोन नदी यहाँ अमरकंटक के पठार से गिरी तो ये लंबे क्रम में जलप्रपात बनाती हैं। लंबे क्रम में जब जलप्रपात बनाती है तो ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये कैमूर श्रेणी में जाती है। आगे बढ़ने के बाद कहाँ जाती है? तो कैमूर श्रेणी में जाती है। कैमूर की श्रेणी में जाने के पश्चात इसकी जलधारा को कैमूर की श्रेणी उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देता है। उत्तर पूर्व की ओर देखिए, उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देता है। अगर ऐसे करें तो उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देता है। तो उत्तर पूर्व की ओर मोड़ने के बाद यह नदी एक नतिलंब घाटी में आगे बढ़ती है। ये एक नतिलंब यानी पतली घाटी से आगे की तरफ बढ़ती है। आगे की तरफ जब बढ़ती है तो एक गांव में जाती है, गरवा में। फिर एक गरवा में जाकर 5 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। एक गरवा में पहुंचती है। गरवा में पहुंचने के बाद ये 5 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। लंबी नहीं, चौड़ी हो जाती है। तब लास्ट में ये यहाँ पहुँचते पहुँचते जब गंगा के पास पहुँचती है तो चलते 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 ये पटना में जाती है। पटना में आरा है, आरा उसका ज़िला है। तो आरा के नज़दीक बांकीपुरा में, आरा के नज़दीक ही है बांकीपुरा। बांकीपुरा में जाकर ये गंगा में मिल जाती हैं। आरा के नज़दीक बांकीपुरा में जाकर ये गंगा से मिल जाती हैं। ये सोन नदी आरा के नज़दीक बांकीपुरा है। बांकीपुरा में ये यहीं पर इसकी राजधानी भी है, बिहार की पटना। तो ये आरा बांकीपुरा से आगे बढ़ती है पटना। पटना में जाकर ये गंगा से पटना में मिलेगी। बांकीपुरा से बहते हुए आगे बढ़ेगी तो यही एक जगह और पड़ेगा बिहार का पटना, जो पटना राजधानी है बिहार की। ये पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। ये तो था आपका गंगा के दक्षिणी भाग में जितनी नदियाँ थीं, दक्षिण की तरफ से आ रही थी सहायक नदियाँ, उनका क्रम। अब देख लेते हैं भारत में जो गंगा नदी है उसके उत्तरी क्रम से आने वाली नदियों का क्रम। उत्तर में जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो 6 नदियों को हमें ऊपर देखना है, ऊपर पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं रामगंगा की। ये हमारी दक्षिण की नदियाँ समाप्त हुई। अब हम पढ़ लेते हैं उत्तर में गंगा की उत्तरी सहायक नदी। उत्तर में गंगा की कितनी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर में सहायक नदियों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए, रामगंगा। रामगंगा के बाद हम गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, इन 6 नदियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामगंगा। रामगंगा की बात करें तो ये तुलनात्मक रूप से छोटी नदी है। तुलनात्मक रूप से एक छोटी नदी है जो कि कुमायूं हिमालय से निकलती है। कुमायूं कहाँ है? तो उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय से यह नदी निकलती है और यह नदी शिवालिक को पार करके गंगा में मिलती है। ये नदी अब यहाँ कुमायूं हिमालय से निकलेगी तो शिवालिक पड़ेगा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला पड़ेगी। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए गंगा के मैदान में प्रवेश करती हैं। अब गंगा के मैदान में प्रवेश करेगी तभी गंगा से मिलेगी। तो गंगा के मैदान में ये जिस जगह में प्रवेश करती हैं उस जगह का नाम है नजीमाबाद। नजीबाबाद, उस जगह का नाम है नजीबाबाद। अब नजीबाबाद में प्रवेश करने के बाद ये हरदोई ज़िले में पहुँचती हैं। हरदोई ज़िले में पहुँचती हैं। हरदोई ज़िले में पहुँचने के बाद ये कन्नौज, ये हरदोई भी यूपी में है और कन्नौज भी यूपी में ही है। अब हरदोई ज़िले के में पहुँचने के बाद ये कन्नौज में पहुँचती हैं। कन्नौज में पहुँचती हैं। कन्नौज के में जाकर ही ये गंगा नदी से
मिल जाती हैं। ये कन्नौज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती हैं। ये देखिए रामगंगा कन्नौज में जाकर गंगा नदी से मिल गई। अब दूसरे नंबर की नदी है गोमती नदी। गोमती नदी की बात करें तो गंगा की के उत्तर में गंगा की सहायक नदी है गोमती नदी। आगे है गोमती। तो गोमती नदी की बात करें तो ये है गोमती नदी। तो गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल से हुआ है। एक झील है जिसका नाम है गोमत ताल। गोमती नदी का उद्गम यही गोमत ताल से हुआ है। गोमत ताल से गोमती नदी का उद्गम हुआ है। और ये नदी यूपी में बहते हुए, ये देखिए गोमती नदी यूपी में बहते हुए आती है। और पीलीभीत, यूपी की जगह है पीलीभीत, पीलीभीत में आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। और हिंदू धर्मशास्त्रों में इसे बहुत पवित्र नदी माना जाता है, क्योंकि इसको पुराण में, जो भागवत पुराण है, भागवत पुराण में 5 नदियों का वर्णन किया गया है। 5 दिव्य नदियों का वर्णन किया गया, जिनमें से एक नदी गोमती को बताया गया है। इसीलिए हिंदू धर्मशास्त्रों में इस नदी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आगे है गंडक, घाघरा। आगे है घाघरा। घाघरा को ही कर्णाली नदी भी कहा जाता है। कर्णाली नदी या घाघरा। तो घाघरा की बात करें तो ये नेपाल के हिमालय क्षेत्र में एक जगह है कैरी आला। कैरी आला हिमालय क्षेत्र, नेपाल के हिमालय क्षेत्र में कैरी आला जगह, क्या इसको वहाँ कैरी आला के नाम से जाना जाता है। इस नदी को कैरी आला के नाम से जाना जाता है। नेपाल में कैरी आला के नाम से जाना जाता है इसे। नेपाल का जो हिमालय है वहाँ इसको कैरीआल के नाम से जाना जाता है। और यह जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तब इसको घाघरा कहा जाता है। देखिए इसका 3 नाम, एक तो इसका नाम कर्णाली, दूसरा इसको नेपाल में कैरी आला, और तीसरा ये जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो घाघरा बन जाती है। अब कर्णाली की बात करें तो कर्णाली पूर्ववर्ती नदी है। घाघरा से पहले कर्णाली, कर्णाली से पहले कैरी आला, फिर कर्णाली, फिर घाघरा। अब ये नेपाल के किस जगह से निकलती है तो नेपाल के मंधाता चोटी है। नेपाल में, नेपाल का जो हिमालय है वहाँ एक मंधाता चोटी है। मंधाता चोटी से इसका उद्गम हुआ है। और मंधाता चोटी की बात करें तो ये 7220 किलोमीटर, सॉरी चोटियाँ किलोमीटर में नहीं मीटर में ऊंचाई, इसकी ऊंचाई मीटर में होती है। तो ये 7220 मीटर ऊंची चोटी है। यहीं से आपकी ये कर्णाली नदी, घाघरा या कर्णाली या फिर कैरियाला नदी, वहीं से इसका उद्गम हुआ है। और यह मैदानी क्षेत्रों में, अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यह मैदानी क्षेत्रों में आकर सबसे पहले शारदा नदी से मिलती हैं। जब मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो सबसे पहले शारदा नदी से इसकी मुलाकात होती है। शारदा नदी से मिलने के बाद ये आगे, अब मैदानी क्षेत्रों में ही घाघरा कहलाती है, तो शारदा नदी से मिलने के बाद ये घाघरा हो गई, ये घाघरा हो गई। और इसी के आगे बढ़ती हैं तो यहीं पर बिहार में प्रवेश करती हैं। बिहार के छपरा ज़िले में प्रवेश करती हैं, जहाँ इसकी मुलाकात गंगा नदी से हो जाती है। उसके बाद ये गंगा में अपना जल विसर्जित कर देती हैं, यानी गंगा में यह नदी जाकर मिल जाती है और गंगा की सहायक नदी बन जाती है। अब आगे हैं गंडक के बाद घाघरा के बाद गंडक है। तो गंडक की बात करें तो यह भी 2 नदियों से मिलकर बना है। गंडक नदी 2 नदियों से मिलकर बना है। पहली नदी काली गंडक है और दूसरी नदी है त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इन्हीं दोनों नदियों के मिलने के बाद गंडक नदी का निर्माण हुआ है। गंडक नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है, काली गंडक, त्रिशूल गंगा। दोनों नदियों के मिलने के बाद ये गंडक नदी बनी है। और गंडक नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ये इसकी जो मेन नदियां हैं, काली गंडक का उद्गम स्थल है
नेपाल के हिमालय में एक धौलाधर और माउंट एवरेस्ट चोटी है, उसी के मध्य में ये गंडक, इधर आपकी धौलाधर होगी, इधर माउंट एवरेस्ट होगा, इसी के बीच में ये इस नदी काली गंडक का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल के बाद ये यहाँ से निकली और नेपाल के केंद्रीय भागों को, मतलब नेपाल के केंद्रीय भाग मतलब बीच वाले भाग, तो केंद्रीय भागों को अपवाहित करते हुए यह नदी भारत के बृहद मैदान में यानी बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार के चंपारण जिले में, ये बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश कर जाती हैं और दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ने के बाद यह पटना शहर में चली जाती हैं। अब यहाँ से ये दक्षिण पूर्व में मुड़ेगी, दक्षिण पूर्व में मुड़ेगी, ये देखिए दक्षिण पूर्व में मुड़ेगी और दक्षिण पूर्व में मुड़ने के बाद ये पटना शहर में चली जाएगी। पटना शहर में चली जाएगी और पटना के आगे जाएगी तो इसको एक जगह मिलेगी सोनपुर। सोनपुर में जाने के बाद ये गंगा से मिल जाती है, ये गंडक नदी गंगा से मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी हो जाती है। तो ये था गंडक नदी। अब आगे देख लेते हैं कोसी नदी। कोसी नदी को सबसे पहले इस नदी को के बारे में जान लीजिए। तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बिहार में बहुत बाढ़ लाती है। ये नदियाँ बिहार में बहुत बाढ़ लाती हैं क्योंकि ये नदियाँ यहाँ नेपाल से निकल रही हैं। ये नदी नेपाल से निकल रही है और ये नदी अपना मार्ग बहुत तेज़ी से बदलती हैं, अपना मार्ग बहुत तेज़ी से बदलती हैं और मार्ग बदलने के कारण ये कोसी नदी बिहार में हर साल बाढ़ का कारण बनती हैं, जिससे इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अब और पढ़ लेते हैं कोसी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ ये जाकर गंगा नदी में मिली हैं। तो यह भी एक, अगर बात करें तो यह भी एक पूर्ववर्ती नदी ही है और इस नदी को क्या कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है। और अरुण एक नदी है जो इसकी मुख्य धारा है। अब अरुण मुख्य धारा है तो अरुण मतलब अरुण कहाँ से निकली हैं, इसको पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये कोसी तो खुद ब खुद बन जाएगी। अब अरुण को अगर हमें अरुण का पता चल जाएगा तो अरुण से ही कोसी नदी बनी है, मुख्य जलधारा इसकी अरुण है। तो अरुण के बारे में देखते हैं। तो अरुण माउंट एवरेस्ट की उत्तरी ढाल से निकलती हैं। जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, माउंट एवरेस्ट के उत्तरी ढाल से निकलती हैं। उत्तरी ढाल से निकलने के बाद ये नेपाल के बृहद हिमालय में प्रवेश करती हैं। नेपाल में ही बृहद हिमालय है, तो नेपाल के बृहद हिमालय में प्रवेश करती है और इसके बाद इसकी धारा पश्चिम में, अब इसकी धारा पश्चिम में देखिए, इधर से ऐसे बनाइए, इसकी धारा ये बीचों बीच, तो पश्चिम में सन कोसी और पूरब में तमूर कोसी आकर मिलती हैं इसकी धारा में। इधर से पश्चिम दिशा से सन कोसी और पूर्व दिशा से तमूर कोसी और इधर से सन कोसी, दोनों आकर इस कोसी नदी में मिल जाती हैं। और इसकी जो मुख्य धारा थी वो कौन सी थी, तो वो अरुण थी। ये आकर मिल जाती हैं और कुछ दूर दोनों नदियाँ चलती हैं तो इन नदियों के समानांतर महाभारत की श्रेणी मिलती है और महाभारत की श्रेणी में उत्तर में बहना शुरू कर देती हैं। अब ये उत्तर में जब ये तामूर नदी और ये सन कोसी जब समानांतर बहते हुए महाभारत की श्रेणी के उत्तर ढाल पर पहुंचती हैं तो यहीं से ये अरुण नदी में आकर मिल जाती हैं। अब अरुण नदी में मिल जाती हैं तो अरुण की जलधारा जब आगे बढ़ती है तो इसी को सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। इसी नदी को सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है और यह नदी महाभारत श्रेणी तथा शिवालिक पहाड़ियों के बीच बहना प्रारंभ कर देती है। बहते हुए यह बिहार के मैदान में सहरसा जिले में, ये बिहार के सहरसा जिले, बिहार के मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती हैं तो इसको एक जगह मिलता है सहरसा, बिहार का ही है सहरसा। सहरसा में जाने के पश्चात ये सहरसा से आगे बढ़ती हैं तो ये इसको मिलता है छत्रा जिला, छत्रा मिलता है। छत्रा से जब आगे बढ़ेंगे
तो छतरा के आगे इसको भागलपुर मिलेगा। भागलपुर बिहार में ही है, तो आगे इसको मिलेगा भागलपुर। भागलपुर में पहुंचने के पश्चात ही ये नदी अपना जल किसमें विसर्जित कर दे रही हैं? गंगा नदी में विसर्जित कर दे रही हैं। फिर गंगा नदी में ये अपना जल ले जाकर मिला दे रही हैं। तो इस तरह से कोसी नदी गंगा की सहायक नदी और गंगा की उत्तरी सहायक नदी है। अब पढ़ लेते हैं महानंदा। ये हो गया कोसी। अब पढ़ लेते हैं महानंदा। तो महानंदा की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग पहाड़ी है वहीं से निकलती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिम बंगाल है। और ये सिलीगुड़ी के नज़दीक एक तीक्ष्ण वक्र बनाती है। देखिए सिलीगुड़ी के निकट ये एकदम तीक्ष्ण वक्र बनाती हैं। तीक्ष्ण वक्र बनाती हैं और ये तीक्ष्ण वक्र बनाती हुई गंगा नदी में आगे जाकर मिलेंगी। आगे जाकर ये गंगा नदी में मिलती कहाँ है? तो ये गंगा नदी में जाकर आगे एक जगह है पश्चिम बंगाल का मालदा, वहीं जाकर ये गंगा नदी में अपना जल विसर्जित कर देती हैं और गंगा के उत्तरी तट की सबसे अंतिम सहायक नदी बन जाती हैं। अब इसके बाद कोई नदी सहायक नदी नहीं है। इसके बाद गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक हुगली और ये पद्मा वाली चली जाती है यहाँ बांग्लादेश में और हुगली चली जाती है पश्चिम बंगाल में। इसके आगे गंगा की कोई सहायक नदी नहीं है, न तो उत्तर से ही न तो दक्षिण से ही। तो अब गंगा की सहायक नदी समाप्त हुआ। अब देख लेते हैं यमुना की जो 2-3 सहायक नदियाँ पढ़े थे, अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम अगले वाले क्लास में पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये चंबल पढ़े थे। ये आपकी यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंधु यानी काली सिंध, बेतवा और केन। तो चंबल की बात कर लेते हैं। चंबल की सबसे पहले पढ़ लेते हैं चंबल, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं चंबल, बेतवा और सिंध, केन। तो चंबल की बात करें तो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल विंध्य श्रेणी में मालवा पठार के दक्षिण पश्चिम में एक मऊ कैंट है। मऊ कैंट के निकट इसका उद्गम स्थल है। विंध्य जो एमपी में है, विंध्य श्रेणी के मऊ कैंट यानी विंध्य श्रेणी मालवा के पठार पर है, तो मालवा के पठार के दक्षिण पश्चिम में एक जगह है मऊ कैंट से ही इसका उद्गम स्थल है। वहीं से यह निकलती है और यह नदी उत्तर की ओर कोटा शहर तक बहती है। अब देखिए ये उत्तर की ओर बह रही है, तो उत्तर की ओर कहाँ तक बहेगी? ये कोटा शहर तक बहती है और कोटा के आगे यह नदी उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ये नदी उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। कोटा शहर के बाद ये उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने के बाद यह बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर इसको पार करते हुए, जैसे ये बूंदी, सवाई और माधोपुर, माधोपुर के बाद धौलपुर को पार करते हुए ये इटावा कहाँ है? तो यूपी में इटावा से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में बहेगी। 40 किलोमीटर पश्चिम दिशा में ये अब इटावा के बाद 40 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बहती हैं। पश्चिम दिशा में बहने के बाद यह यमुना में जाकर मिल जाती हैं। ये देखिए यमुना में जाकर मिल जाती हैं। मिलने के बाद ये अरावली श्रेणी से निकलने वाली बनास नदी, अब ये तो मिल गई चंबल नदी। अब अरावली श्रेणी से जो बनास नदी निकल रही है अरावली श्रेणी से, तो बनास नदी इसके मुख्य बाएं तट से आकर मिल जाती है इसकी। अब इधर से नदी मिल रही है तो इधर से बनास नदी आकर मिल जाती है। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। तो बनास नदी चंबल की मुख्य नदी है।
चंबल की मुख्य सहायक नदी है और बाएं तट से आकर इसमें मिल जाती है। और यह नदी मालवा के पठार से निकलने वाली काली सिंध, जो काली सिंध नदी है, अब आगे पढ़ेंगे काली सिंध और पार्वती। काली सिंध और पार्वती इसके दाहिने तट की सहायक नदी हैं। काली सिंध और पार्वती चंबल की दाहिने तट की सहायक नदी है और बनास बाएं तट की है। तो ये दाहिने तट से काली सिंध और पार्वती आकर मिल जाती हैं। और चंबल नदी अपना विस्तृत बीहड़ भूमिखंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत बीहड़ हैं, भीषण बीहड़ हैं। ये बहुत ज़्यादा बीहड़ का निर्माण करती है भूमिखंड, इसीलिए ये नदी चंबल नदी प्रसिद्ध है। चंबल के डाकू चंबल नदी के किनारे ही बीहड़ों के कारण ही फेमस हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सिंध। तो सिंध की बात करें तो सिंध राजस्थान और यहाँ ये सिंध राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है, इसका जल उपयोग में कौन लाता है? तो राजस्थान के लोग और मध्य प्रदेश के लोग। ये हम कह सकते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की भूमि को, मतलब यहाँ के लोगों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। और यहीं पर एमपी के मालवा के पठार से ही ये नदी, इसका उद्गम स्थल की बात करें तो ये मालवा के पठार से ही निकलती हैं। और यह चंबल की सहायक नदी भी है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, चंबल की सहायक नदी सिंध और काली सिंध और पार्वती इधर से मिल रही थी, उधर से आकर बनास मिल रही थी। तो ये चंबल की सहायक नदी भी है। चंबल की सहायक नदी के साथ साथ ये यमुना की भी सहायक नदी है। और यहाँ से बॉक्साइट का निक्षेप होता है। बॉक्साइट के निक्षेप में ये सिंध नदी समृद्ध है। बॉक्साइट के निक्षेप में ये समृद्ध है। और बॉक्साइट का निक्षेप कोटा, जो राजस्थान का कोटा है, यहीं से इसके बॉक्साइट का निक्षेप होता है। कोटा के दो जगह हैं, बेसिलियो और मजोला सेरोल, यहीं से इसका निक्षेप होता है। इसका निक्षेप कहाँ से होता है? तो कोटा में एक जगह है बेसिलियो और दूसरी जगह है मजोला और तीसरी जगह है सेरोल। ये सब तीनों जगह कोटा में है, यहीं से बॉक्साइट का निक्षेप होता है। बॉक्साइट निक्षेप में समृद्ध है, तो यहीं से बॉक्साइट निकाला जाता है ये काली सिंध नदी पर। इसकी कुल लंबाई की बात करें, काली सिंध की कुल लंबाई की बात करें तो ये 550 मीटर लंबी नदी है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। तो मध्य प्रदेश में ये कितना बहती है? मध्य प्रदेश में कितनी दूरी तक बहती है? तो ये 405 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश में बहती हैं। और राजस्थान की बात करें तो 145 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती हैं। और भारत में मानसून आता है, उसके दौरान इसमें बाढ़ आता है, हमेशा बाढ़ आता रहता है। मानसून के दौरान इसमें बाढ़ आता है। और बाढ़ आने के पश्चात यहीं से एक राजमार्ग गया है, राज्य का राजमार्ग है, राजमार्ग संख्या 18 है। और ये बाढ़ आने के बाद बाधित हो जाता है, ये अवरुद्ध हो जाता है जब इस नदी में बाढ़ आता है। और ये नदी आगे मिल कहाँ रही है यमुना नदी से? तो राजस्थान के कोटा जिला में एक नोनेरा गांव है। कोटा जिला है राजस्थान में, कोटा जिला में एक नोनेरा गांव के पास ही यह नदी चंबल में जाकर मिल जाती है। नोनेरा गांव में ही यह नदी चंबल में जाकर मिल जाती है। तो ये इस तरह से ये चंबल में जाकर मिल जाती हैं। अब ये तो था आपका
सिंध, अब बचा बेतवा, बेतवा नदी। तो अब पढ़ लेते हैं बेतवा और केन को। अब हम लोग देखते हैं बेतवा। तो बेतवा की बात करें तो यह बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों से ये निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। ये देखिए उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। उत्तर पूर्व दिशा में बहने के पश्चात ये भोपाल, कहाँ कहाँ बहती हैं तो भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जालौन और ये इन सब जिलों में बहते हुए ग्वालियर के बाद यूपी में प्रवेश करती हैं। तो यूपी में झांसी पड़ेगा, झांसी के बाद जालौन, जालौन के बाद ये हमीरपुर में जाती है। हमीरपुर में पहुंचने के पश्चात ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। हमीरपुर के पास ही यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। अब आगे है केन नदी। सोन हो गया, चंबल, सिंध, बेतवा हो गया। अब लास्ट में बचा केन नदी। तो केन नदी की बात करें तो केन नदी मालवा के पठार से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है तो मालवा के पठार से निकलती है और पन्ना जिले में बहती है। पन्ना, रीवा वहीं पर है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो पन्ना जिले में बहती हुई या उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रवेश कर देती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रवेश कर जाती है और बांदा जिले में ही आकर ये यमुना से मिल जाती है। केन नदी बांदा जिले में ही आकर ये यमुना से मिल जाती है। और सोनार एवं बीवर इसकी दो सहायक नदी हैं। ये केन की दो सहायक नदी सोनार और बीवर है। सोनार एक है और एक बीवर है। तो इस तरह से गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने देखा गंगा नदी की सहायक नदियों को और उसकी सहायक नदियों की सहायक नदी को, यानी कि जमुना इसकी सहायक नदी यमुना है। गंगा नदी तंत्र में गंगा की सहायक नदी यमुना है। अब यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इन सबको हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से आपका गंगा नदी तंत्र पूरा समाप्त हुआ। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब अगली क्लास में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे। तो ये क्लास अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट और शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।